गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखो लास्ट वीडियो में हम ना वो तुगलक वंश को पढ़ रहे थे। ठीक है, तुगलक वंश मैंने लगभग आपको कंप्लीट करा दिया, लेकिन कुछ चीज़ें बची हैं उसमें, है ना। एक तो उसका हमने जो 3 मेन शासक थे जिनके बारे में हम ज़्यादा पढ़ना है वो पढ़ लिया। ठीक है, तो एक बार उनका क्विक रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। तो हमारी जो मिडेवल हिस्ट्री है, मतलब किसमें जो हम पहले दिल्ली सल्तनत को पढ़ रहे हैं, तो दिल्ली सल्तनत की सिर्फ एक सैयद वंश आपको पढ़ना नहीं, ठीक है, उसमें कुछ है ही नहीं। उसके बाद सिर्फ लोधी वंश बचता है। ठीक, तो लोधी वंश को हम कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में मतलब एक और वीडियो आएगी बस, फिर आपका ये दिल्ली सल्तनत ख़त्म, उसके बाद मुगल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो मतलब जल्दी ही कवर कर देंगे सब कुछ। ठीक है, तो क्या पढ़ रहे हैं? तुगलक वंश। तुगलक वंश, ठीक है ना। तुगलक वंश, तुगलक वंश कब से कब तक? 1320 से 1414 तक। ठीक है ना, 1320 से 1414 तक। अब इसमें ना सबसे ज़रूरी मतलब 3 शासक हैं इसमें, तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आखिरी तो आखिरी है, उसमें तो कुछ पढ़ना नहीं। सबसे पहले इसमें इसके संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कई सारी बातें हैं। ठीक है, सबसे मेन कि गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम क्या था? गाजी मलिक था। और ये किसका सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी का, जो मतलब खिलजी वंश का जो आखिरी शासक था। ठीक, नसीरुद्दीन महमूद कुतुबुद्दीन महमूद शाह खिलजी वो जो था, उसका क्या था? ये सेनापति था। इसने खुसरो खां से कह के उसको मरवा दिया, फिर शासक खुद बन गया। इतना क्लियर है? तो गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम क्या था? गाजी मलिक था। गाजी मलिक, गाजी गाजी मलिक, गाजी मलिक था। अब बहुत जल्दी जल्दी चलते हैं, ठीक है, क्योंकि पढ़ चुके हैं, पिछली वीडियो में सब क्लियर करा दिया। गयासुद्दीन तुगलक ने नहर निर्माण की स्टार्टिंग की, है ना। और नहरों का जाल किसने बिछाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। नहर बनाने की जो स्टार्टिंग की थी किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने, है ना। नहर आ गया। दूसरा, इसने एक नगर बसाया था, उसका नाम था तुगलकाबाद। दिल्ली में एक नगर बसाया, उसका नाम था तुगलकाबाद। आज भी वहाँ पे एक होता है ना तुगलकाबाद स्टेशन, अभी भी है दिल्ली में। तो और क्या हो गया? तुगलकाबाद, तुगलकाबाद। ठीक है, तुगलकाबाद। फिर इसके टाइम पे गयासुद्दीन तुगलक का जो सेनापति था, अब इसका सेनापति कौन था? जोना खां। ठीक है, सेनापति कौन था? जोना खां। जोना खां के नेतृत्व में कौन सा अभियान किया था? तेलंगाना का। सेनापति कौन था? जोना खां। जोना खां के नेतृत्व में तेलंगाना जीता। ठीक है, जहाँ से बहुत फ़ायदा हुआ। और तेलंगाना का नाम क्या रख दिया? तेलंगाना का नाम सुल्तानपुर रख दिया। ठीक है, सुल्तानपुर। क्लियर? और क्या हुआ? सुल्तानपुर रख दिया। फिर इसने गयासुद्दीन तुगलक ने अपने नेतृत्व में क्या किया? गयासुद्दीन तुगलक ने अपने नेतृत्व में बंगाल अभियान किया। क्या किया? बंगाल अभियान। ठीक है, बंगाल अभियान। बंगाल अभियान में क्या हुआ था? इसको कुछ हाथ नहीं लगा और वापस लौटते वक्त इनकी मृत्यु हो गई। किसमें? लकड़ी के महल में गिरकर। लकड़ी का महल गिर गया इनके ऊपर, इनकी मृत्यु होगी। लकड़ी का महल बनवाया किसने था? जोना खां ने। ठीक है, जोना खां ने लकड़ी का महल बनवाया था। और लकड़ी के महल मतलब वहाँ आराम करने के लिए पहुँचने से पहले इन्होंने किसको संदेश भिजवाया था? निजामुद्दीन औलिया को। और निजामुद्दीन औलिया ने वापस रिप्लाई क्या किया कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, बंगाल अभियान के दौरान निजामुद्दीन औलिया ने क्या कहा था? हुजूर दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, पहुंचो तो सही यहाँ पे, जब लेना हिसाब। ठीक है, दिल्ली अभी दूर है। अब ये जो था जोना खां, जब इसने तेलंगाना को जीता, इसके बाद ही ये क्या कहलाया? मोहम्मद बिन तुगलक। तो दूसरा शासक कौन बनेगा? मोहम्मद बिन तुगलक बनेगा। क्लियर? अब गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल अभियान कर लिया, इसने तेलंगाना कर लिया, नहर का निर्माण तुगलकाबाद, ये सब हो गया। फिर इसके बारे में और क्या है? गयासुद्दीन तुगलक के बारे में तो और कुछ खास है नहीं। ठीक है, इतना सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट ये तुगलकाबाद जरूर याद रखना, क्योंकि सबसे ज़्यादा शहर और नहर, मतलब ये कहते हैं कि स्टार्टिंग किसने कर दी? गयासुद्दीन तुगलक ने। लेकिन इन दोनों चीज़ों को, मतलब नहर का निर्माण और शहरों की स्थापना, इन दोनों चीज़ों को एक्सट्रीम लेवल पर कौन लेकर गया? फिरोज शाह तुगलक।
ठीक है ना, फिरोज शाह तुगलक। तो ये हो गया। अब हम देख लेते हैं इससे अगला शासक कौन बन जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक अगला शासक कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की तो सबसे ज़्यादा बड़ी मेन बात ये आती है इसकी जो 5 गलतियाँ थी, 1 2 3 4 5, ठीक है, जो 5 गलतियाँ थी। मोहम्मद बिन तुगलक इतिहास में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शासक था, ठीक है, इसको 23 भाषाओं का ज्ञान था, 23 भाषा का ज्ञान था, और प्लस ये मैथ्स में और ज्योतिष शास्त्र में भी, है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो लेकिन इसको कहते हैं कि इतना बड़ा विद्वान होने के बाद भी इसने इतनी बड़ी बड़ी 5 गलतियाँ की, ठीक है। वो गलतियाँ, पहला कौन सा था कि इसने अपनी राजधानी मंगोलों के डर से और साउथ में इस्लाम के प्रचार के लिए अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ कर दी, दिल्ली से राजधानी, दिल्ली से कहाँ ले गए, दौलताबाद। दौलताबाद देवगिरी एक ही बात है ना, कहाँ, ये महाराष्ट्र में, दौलताबाद ले गया। ऐसा था जैसे कि, है ना, जैसे छोटा सा, जैसे यहाँ पे ना, मतलब महाराष्ट्र में है ना, यहाँ पे मान लेते हम दिल्ली। अब दिल्ली से अगर यहाँ आएंगे तो बीच में क्या पड़ेगा हमें, सतपुड़ा, विंध्याचल, है ना, वो पर्वत श्रेणी पड़ती हैं, बीच में नर्मदा नदी पड़ती है, मतलब काफ़ी ना टफ रास्ता था वो पार करने के लिए। तो जब ये वहाँ से इन्होंने शिफ्ट किया, कहाँ से, दिल्ली से दौलताबाद के लिए, तो इतनी सारी सेना पीछे पहाड़ों से गिर के, या मतलब भूख से बहुत सारी सेना मर गई, है ना, सेना और जो उनके दरबारी थे सब मर गए। जब पहुँचे तो उन्होंने कहा कि और लोग कहाँ गए, महाराज वो तो मर गए, वही खाना पानी आपके लिए तो सारी फैसिलिटी है, जनता के लिए थोड़ी ना है। फिर कहा ओह सिट, ये तो बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बुरी जगह है, ऐसा करते वापस चलते हैं। फिर यहाँ से ना वापस ले गए, आधे सब तब मर गए, ठीक है। तो ये इनकी बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर दूसरा क्या था, इन्होंने क्या चलाई थी, सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा, ठीक है, एक गलती क्या होगी, सांकेतिक मुद्रा, इसकी वैल्यूएशन ज़्यादा थी और इसमें कॉस्ट प्राइस का कम था, तो लोगों ने ये सिक्के बनाने शुरू कर दिए, ठीक है, तांबे के होते थे ये मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। सांकेतिक मुद्रा हो गई। तीसरी गलती हो गई इनकी कि इन्होंने खुरासान पर, नहीं पहले तो था खुरासान पर आक्रमण, तो खुरासान जो था ईरान में जगह थी, है ना, कहाँ पर, खुरासान पर आक्रमण, ठीक है, खुरासान पर पहले आक्रमण करने की नीति बनाई और फिर उससे क्या कर ली, फिर संधि कर ली, और इस संधि के बाद सैनिक भड़क गए, ठीक है, मतलब जो खुरासान पर आक्रमण करना था तो इसके लिए इन्होंने अपने 3 लाख सैनिक बनाए। मैंने शायद पिछली वीडियो में 300 बोला, 300 नहीं, वो 3 लाख थे, इतनी ज़्यादा संख्या में थे। 3 लाख सैनिक अपने बिल्कुल पैटर्न किए कि हम अब हमला करने वाले हैं खुरासान पे। तो फिर ऐसे कंटिन्यू उनको 1 साल हो गया वेट करते करते, और सेना बिल्कुल तैयार। सेना को इन्होंने फिर मतलब पहले वेतन भी दिया एडवांस, ठीक। फिर जब खुरासान पर आक्रमण करने का टाइम आया 1 साल बाद, तो आक्रमण करने से पहले संधि कर ली। मतलब कहाँ तो ये आक्रमण करने वाले थे, जब इन्हें संधि ही करनी थी तो आक्रमण करने के लिए सेना को क्यों तैयार किया। फिर सेना ना भड़के, सेना को चुप करने के लिए चौथी गलती क्या की इन्होंने, उस सेना को कहाँ भेज दिया, कराचील की पहाड़ी पर, ठीक है, कहाँ भेज दिया, कराचील की पहाड़ी पर। कराचील की पहाड़ी कहाँ, हिमालय में, ठीक है, उत्तराखंड से नॉर्थ में, कराचील की पहाड़ी पर भेज दिया, वहाँ वो सेना मर गई। 5वीं गलती क्या थी इनकी, 5वीं गलती, इन्होंने दोआब पर टैक्स लगाया, दोआब पर टैक्स बढ़ा दिया, और टैक्स बढ़ाने के बाद वहाँ पे टैक्स उस स्थिति में बढ़ाया जब वहाँ पर अकाल पड़ा हुआ था, क्लियर, अकाल पड़ा हुआ था, तो टैक्स बढ़ा दिया उन्होंने। फिर उसके लिए उन्होंने क्या बनाया, दीवाने कोही, ठीक है, उसके लिए दीवाने कोही बनाया। दीवाने कोही एक विभाग था जो उनकी किसानों की बात सुनता था, ठीक है, किसानों को शांत करने के लिए। ये होगी मोहम्मद बिन तुगलक की 5 गलतियाँ। दूसरा और क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे इब्न बतूता आया था, मोरक्को का इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। कौन आया था, इब्न बतूता पहन के जूता, ठीक, इब्न बतूता आया था। और इब्न बतूता कहाँ का था, मोरक्को का था यात्री। इब्न बतूता इतना ज़्यादा विद्वान था, इनकी विद्वानता को देखते हुए मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का इनको काजी बना दिया। दिल्ली का काजी कहते हैं जज को, कहते नहीं मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, वही वाला काजी, ठीक है, तो मतलब जज, वहाँ का काजी बना दिया। फिर ये इतने विद्वान थे, बहुत अच्छे थे, तो इनको इब्न बतूता के नेतृत्व में
इन्होंने एक दूत मंडल भेजा चीन में, ठीक है, दूत मंडल कहाँ भेजा, चीन पर भेजा। और इब्न बतूता के कहने पर इन्होंने डाक विभाग में बहुत सुधार किए, क्योंकि डाक व्यवस्था स्टार्ट किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। उसने भी एक विभाग बनाया था, कौन सा, दीवान इंशा, ठीक है, दीवान इंशा विभाग बनाया था। तो इन्होंने भी अपनी डाक विभाग में बहुत सारे सुधार किए। ये सारी बातें हो गई। दूसरा, इब्न बतूता ने अपनी एक बुक लिखी, ठीक है, मतलब अपनी पूरी यात्रा को जिसमें इसने बयान किया है। बुक का नाम क्या था, रेहला। बुक का नाम क्या है, रेहला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेहला का मतलब ये कहाँ के थे, ईरानी, वहाँ के थे, मोरक्को के। तो रेहला का जो अर्थ होता है, उसका अर्थ होता है यात्रा। रेहला का अर्थ क्या होता है, यात्रा। तो इन्होंने अपनी पूरी यात्रा के बारे में लिखा। 7000 किलोमीटर की यात्रा करके आए थे मोरक्को से, मतलब अफ्रीका से, कहाँ पे, यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि इब्न बतूता किसके टाइम पे आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। क्लियर है ना। अब आगे चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ये सब हो गया। दूसरा, मोहम्मद बिन तुगलक, रेहला हो गया, इब्न बतूता के बारे में बता दिया, बस और तो कुछ नहीं है, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने ये सब काम किए। इसके बाद हमने तीसरा शासक कौन सा पढ़ा था, फिरोज शाह तुगलक। तीसरा शासक कौन सा था, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे सुधार किए, बहुत सारे काम किए। इसी वजह से फिरोज शाह तुगलक को क्या कहते हैं, सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, सल्तनत काल का अकबर। क्लियर, सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे शहर बनवाए, ठीक है। शहर के में देखते हैं हम, जौनपुर सबसे इंपॉर्टेंट, जौनपुर, फिरोज़ाबाद, फैज़ाबाद, वो सारे शहर। अभी जो जौनपुर था, न रह गया जौनपुर, ठीक है। जौनपुर जो शहर था, देखो इसका जो पहला शासक था मोहम्मद बिन तुगलक जो हम पढ़ रहे थे, उसका नाम क्या था, जोना खां था। तो जोना खां की याद में ही जौनपुर बनवाया था। जोना खां की याद में ही जौनपुर शहर बसाया था, मतलब इनके नाम पर। क्लियर है ना। और जो वो था, मतलब जोना खां, मोहम्मद बिन तुगलक, वो फिरोज शाह तुगलक का चचेरा भाई था, मतलब ये चचेरा भाई था, ठीक है। चाचा ताऊ के, समझे, ये चाचा का था, वो ताऊ का होगा। क्लियर, ये चचेरा भाई था। ये हो गया फिरोज शाह तुगलक के बारे में, शहर हो गए। दूसरा, बहुत सारे बाग बगीचे और नहरों का जाल, ये तो अलग ही पढ़ो। नहरों का जाल, नहरों का जाल किसने बिछवाया, फिरोज शाह तुगलक ने, नहरों का जाल, ठीक है ना। और नहर निर्माण स्टार्ट किसने किया था, गयासुद्दीन तुगलक ने। नहर निर्माण स्टार्ट किसने किया था, गयासुद्दीन तुगलक ने। पूरा जाल, मतलब बहुत ही ज़्यादा संख्या में जो नहर बनवाई, फिरोज शाह तुगलक ने। क्लियर है ना। जब नहरों का जाल बिछा दिया तो मतलब ये गवर्नमेंट होगी, उस टाइम की गवर्नमेंट तो नहीं की थी, गवर्नमेंटेड हो गई। तो जो इन नहरों से अपनी खेत की सिंचाई करता था, उनको एक टैक्स देना होता था, ठीक है। इन नहरों से जो अपनी खेतों की सिंचाई कर रहा था, उन्हें टैक्स देना होता था। उस टैक्स का नाम था हक ए शर्ब। क्या नाम था, हक ए शर्ब, हक ए शर्ब, ठीक है ना। हक ए शर्ब टैक्स देना होता था। और ये टैक्स पूरी उपज का 10% होता था, मतलब जितनी आपकी फसल हुई है उस फसल का 10% आप दे दो टैक्स में, ठीक है ना, हक ए शर्ब। दूसरा, फिरोज शाह तुगलक ने जितने वो होते थे, मतलब गरीब थे लोग, है ना, जो गरीब लोगों के लिए एक डिपार्टमेंट बनवाया, उसका नाम था दीवान खैरात, है ना। दीवान खैरात मतलब उनको खैरात दी जाती थी। खैरात मतलब कुछ पैसे देना, है ना, मतलब भीख टाइप। तो उन लोगों की मदद के लिए दीवान खैरात बनाया। क्या बनाया, दीवान खैरात, दीवान खैरात। क्लियर, दीवान खैरात हो गया। एक इन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मतलब बहुत सारे हॉस्पिटल बनवाए लोगों की इलाज के लिए, जहाँ पे फ्री में इलाज हो सकता था, ठीक है। तो उसको कहते थे दारुल शफा। शफा का मतलब होता है आराम मिल जाना किसी चीज़ से ना, निजात मिल जाना, शफा। जैसे होता नहीं, वो कई सारी दवाइयों के नाम भी ऐसे, पेट सफ़ा, ये सफ़ा, वो सफ़ा, ठीक है। तो क्या था, दारुल शफा, दारुल शफा हॉस्पिटल था, दारुल शफा, दारुल शफा, ठीक। और क्या क्या इन्होंने गवर्नमेंट के अपने खर्च पर हज यात्रा कराई, बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता दिया, ठीक। दीवाने खैरात हो गया। और क्या हो गया, हाँ, इनके पास सबसे ज़्यादा क्या थे, दास दासियाँ थी, सबसे ज़्यादा दास थे। दास मतलब नौकर चाकर, ठीक है।
दास थे कितने, 1,80,000, ठीक है ना, 1,80,000 दास दासियाँ थी। इतिहास में सबसे ज़्यादा जो दास दासियाँ थी किसके पास थे, फिरोज शाह तुगलक के पास थे। तो उन दासों की देखभाल के लिए भी कोई विभाग चाहिए, तो इन्होंने उस चीज़ के लिए एक विभाग बनाया, उस विभाग का नाम था दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान मतलब बंदी बना के लाते थे, दीवाने बंदगान, ठीक है, क्लियर। दीवाने बंदगान मतलब इन दास दासियों की देखभाल के लिए, कोई भाग ना जाए, सैलरी उनको टाइम पे मिले, ये सारी चीज़ें देखने का काम किसका था, दीवाने बंदगान का, क्लियर है ना। अब आगे चलते हैं, ये होगी फिरोज शाह तुगलक के सारे काम, ठीक। एक फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, इसके जैसे दीवाने बदगान पढ़ लिया हमने, दारुल शफा, दीवाने खैरात, और क्या था फिरोज शाह तुगलक के बारे में, एक तो इसने वो हरियाणा का टोपरा अभिलेख और मेरठ का वो, ये और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको पढ़ो पहले। एक तो हो गया हरियाणा का, हरियाणा का टोपरा अभिलेख, अशोक स्तंभ, ठीक है ना, अशोक का अभिलेख था वो, हरियाणा का टोपरा अभिलेख, और मेरठ का स्तंभ लेख। इन दोनों को ही ये कहाँ ले गए, दिल्ली लेके गए, दोनों को ही कहाँ ले गए, दिल्ली ले गए, ठीक है ना, दोनों की उखड़वा के दिल्ली जाके लगवा दिया। यही काम अकबर ने भी किया था, अकबर ने भी एक अभिलेख उठवा कर दिल्ली लेके गए। तो बहुत सारी ना सिमिलर चीज़ें हैं, इसी वजह से सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक को। तो हरियाणा का टोपरा मतलब टोपरा जगह कहाँ पे है, हरियाणा में, मेरठ तो सबको पता है यूपी में, क्लियर। तो हरियाणा का टोपरा अभिलेख और मेरठ का स्तंभ लेख दोनों को कहाँ ले गए, दिल्ली उठा कर ले गए, वहाँ पे दिल्ली ले जाके करवा दिया। और दूसरा फिरोज शाह तुगलक ने एक वो बनवाया था, फिर कोटला किला, दिल्ली में कोटला किला। आपने फिरोज शाह कोटला मैदान तो सुना होगा सबने, है ना, फिरोज शाह कोटला मैदान। तो वो बाद में क्या बन गया, फिरोज शाह कोटला मैदान बन गया, और फिर अब उसमें और अपडेट हो गया, क्या बन गया, अरुण जेटली स्टेडियम बन गया। तो क्या हो गया, कोटला किला को क्या बन गया, फिरोज शाह कोटला मैदान कहते हैं उसको, फिरोज शाह कोटला मैदान, ठीक है। फिरोज शाह कोटला मैदान का अब नाम क्या है, अरुण जेटली स्टेडियम, ठीक है ना, अब नाम क्या है, अरुण जेटली स्टेडियम, क्लियर। तो ये सारे काम किसके थे, फिरोज शाह तुगलक के थे। फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए, जैसे ये सब हो गया, नहरों का जाल हो गया, दीवाने खैरात, दारुल शफा क्या था, अस्पताल था जहाँ पे लोगों का फ्री इलाज होता था, ठीक। दीवाने खैरात लोगों को यहाँ पे मतलब कुछ पैसे दिए जाते थे, बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था, हज यात्रा उन्होंने फ्री में कराई। एक इन्होंने क्या काम किया, फिरोज शाह तुगलक ने एक वो कराया, मतलब अनुवाद विभाग बनाया, ठीक है, अनुवाद विभाग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुवाद विभाग का मतलब ट्रांसलेशन करना किस चीज़ का, ठीक है ना, अनुवाद विभाग। इनका काम क्या था कि जितने भी धार्मिक चीज़ें हैं, है ना, जो हिंदू धर्म के बुक्स हैं उनको फारसी में अनुवाद करना था, ठीक है, हिंदू धार्मिक किताबों का फारसी में अनुवाद करना था। तो अब इन्होंने फारसी में अनुवाद कराया, और ये क्या थे, फिरोज शाह तुगलक की जो माँ थी, मैंने आपको बताया था ब्राह्मण थी, फिरोज शाह तुगलक की माँ क्या थी, ब्राह्मण थी। अब इन पर लोगों का दबाव होने लगा कि मुझे तो पार्शियलिटी कर रहा है, देखो ये तो ब्राह्मण बन गया, इसकी माँ ब्राह्मण है, तो इसने अनुवाद विभाग बना दिया, अलग डिपार्टमेंट ही बना दी उनके लिए, मतलब उनकी बुक्स ट्रांसलेट करा रहा है फारसी में, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। तो ऐसे इनके ऊपर ना आरोप लगने लगे। वैसे तो काम ठीक था क्योंकि अच्छी बुक्स हैं, लेकिन इनके ऊपर ये सारे आरोप लगने लगे। तो इससे बचने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया, ठीक है। ये मैंने कई बार, जब मैंने जजिया कर पढ़ाया है तो मैंने कई बार ये चीज़ बताई है, ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया, फिरोज शाह तुगलक ने। अब रीज़न समझ आया क्यों लगाया, ठीक है, ब्राह्मणों पर जजिया कर, ब्राह्मणों पर जजिया कर, ठीक है, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। ये हो गया फिरोज शाह तुगलक। अब फिरोज शाह तुगलक बिल्कुल कंप्लीट है,
मैंने कुछ चीज़ें और इसमें ऐड की हैं, है ना, जो मैंने क्लास कर ली थी उसमें भी मैंने कुछ चीज़ें ऐड की हैं। क्लियर है ना, फिरोज शाह तुगलक बिल्कुल क्लियर है। अब इसके बाद जो अगला शासक बनता है, इसके बाद जो अगला शासक बनता है वो बनता है नसीरुद्दीन महमूद। अगला शासक कौन? नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, हमने 3 पढ़ लिए, 4th नंबर नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद, ठीक है। नसीरुद्दीन महमूद जो था इसके टाइम पे तो कुछ बचा ही नहीं सल्तनत में, इसके टाइम पे तो कुछ सल्तनत में बचा ही नहीं। क्यों? क्योंकि देखो, जब मोहम्मद बिन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आपने पढ़ा होगा, मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया है, 1336 ईस्वी में, 1336 और 1347, 1336 और 1347 ईस्वी में क्या हुआ? 1336 में तो विजयनगर अलग हो गया, ठीक है, 1336 में विजयनगर अलग हो गया, और 1347 में बहमनी साम्राज्य अलग हो गया, ठीक है ना, बहमनी साम्राज्य अलग हो गया। ये दोनों साउथ में थे, ठीक है। किसके टाइम पे हुए? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। विजयनगर किसने किया था अलग? हरिहर एवं बुक्का 2 भाई थे, ठीक है। बहमनी किसने किया था? हसन गंगू ने। बहमनी किसने किया था? हसन गंगू ने, ठीक है। ये ऐसा था जैसे यहाँ पे दिल्ली होगा तो यहाँ पे नीचे जो था, नीचे बिल्कुल साउथ में कौन सा था? बहमनी। ऊपर ऊपर बहमनी था, नीचे विजयनगर था। अब जब दिल्ली सल्तनत जैसे ही खत्म होगी, हम लोधी वंश कंप्लीट करके उसके बाद हमें क्या पढ़ना है? ये पढ़ना है, क्योंकि बीच में है, ठीक है। उसके बाद मुगल स्टार्ट करेंगे। तो ये तो आपको समझ आ गया कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ही बिखराव स्टार्ट हो गया था। मतलब बिल्कुल ऊपर लेवल भी कहाँ पहुँचा? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। लेकिन सबसे ज़्यादा बिखराव भी उसी के टाइम पे हुआ। तो मोहम्मद बिन तुगलक को ये कहते हैं कि वो विरोधाभास का मिश्रण था। विरोधाभास आपने अलंकार पढ़ा होगा। विरोधाभास में क्या होता है? बिल्कुल अपोजिट चीज़ें आपस में मैच करती हैं, ठीक है। मतलब कहाँ तो वो इतना बड़ा विद्वान था, उसको 23 भाषाओं का ज्ञान था, कहाँ उसने इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ की। तो इस वजह से उसको विरोधाभास का मिश्रण कहते हैं, ठीक। तो ये दोनों अलग हो गए। फिर नसरुद्दीन महमूद के टाइम पे फिर और लोगों का फिर बढ़ गया कि मतलब हम भी अलग हो सकते हैं। तो नसरुद्दीन महमूद के टाइम पे क्या हुआ? नसरुद्दीन महमूद के टाइम पे एक वो था खिजर खां। नसरुद्दीन महमूद के टाइम पे पंजाब का सूबेदार था। पंजाब का क्या था? सूबेदार था खिजर खां। नाम क्या? खिजर खां। कौन? पंजाब का सूबेदार खिजर खां, ठीक है। पंजाब का सूबेदार, पंजाब का सूबेदार कौन था? खिजर खां था। खिजर खां ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया कि मैं अब आपके अंडर नहीं हूँ, मैं अपना अलग शासन करूँगा, पंजाब पूरा मेरा, ठीक है ना। तो इसने क्या किया? खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब ये इसको संभाल पाता, इसे मतलब कुछ एक्शन ले पाता है, इसके लिए इतने में क्या होता है? तैमूर लंग आक्रमण कर देता है। कौन? तैमूर लंग, जो हम आगे मुगल पढ़ेंगे। तो मुगल में जो बाबर आया, ये कहते हैं कि बाबर जो था वो तैमूर लंग का ही वंशज था, ठीक है ना, तैमूर लंग का ही वंशज था। क्लियर? तो कौन आक्रमण करता है? नसरुद्दीन महमूद के टाइम पर आक्रमण किसका हुआ? फिर तैमूर लंग का। तुर्क था वो भी, ठीक है। किसका आक्रमण होता है? तैमूर लंग का, ठीक है। जो तैमूर लंग जब आक्रमण करता है तो इसके डर से नसरुद्दीन महमूद अपना दिल्ली छोड़कर भाग जाता है। कौन भाग जाता है? नसरुद्दीन महमूद तैमूर लंग के डर से दिल्ली को छोड़ के भाग जाता है। अब ये तो पहले से ही तैयार था, खिजर खां जब इसने खुद को अलग कर दिया, ये तो पहले से ही तैयार था। फिर क्या होता है? फिर तैमूर लंग और खिजर खां दोनों मिल जाते हैं। तो तैमूर लंग क्या करता है? खिजर खां को दिल्ली का सूबेदार बना देता है। दिल्ली का सूबेदार का मतलब क्या होता है? वो किसी दूसरी पावर के अंडर में है। मतलब वहाँ से टैक्स सुनने का काम तो आपका है, लेकिन आप किसके अंडर में हो? जो मेन वहाँ पे पावर है, ठीक है। अब दिल्ली का इसको क्या बना दिया? सूबेदार बना दिया तैमूर लंग ने। दिल्ली का सूबेदार बना दिया, ठीक है ना। दिल्ली का सूबेदार बना दिया। फिर क्या होता है? फिर जब खिजर खां दिल्ली का सूबेदार बन गया, मतलब अल्टीमेटली पावर किसके हाथ में आ गई? खिजर खां के हाथ में आ गई। भले ही किसके अंडर में था? तैमूर लंग के अंडर में था। अब तैमूर लंग तो यहाँ पे रहा नहीं, ठीक, ये तो इसका तो काम यहाँ पे अपना खत्म हो गया। फिर खिजर खां क्या करता है? खिजर खां इसको नसरुद्दीन महमूद को पकड़ के इसको मार देता है।
किसकी हत्या कर देता है? नसरुद्दीन महमूद की। खिजर खां ने हत्या किसकी कर दी? नसरुद्दीन महमूद की। कब की? 1414 में। और मैंने बताया था ये जो वंश चला 1320 से 1414 ईस्वी तक ही चला, मतलब ये वंश खत्म, ठीक है ना। 1414 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद की हत्या कर देता है। अब राजा कौन बन गया? खिजर खां। राजा कौन बन गया? खिजर खां बन गया। क्लियर ना था ना? राजा कौन बन गया? खिजर खां बन गया। नसरुद्दीन महमूद के टाइम पे तो शासक इतना मतलब इतना छोटा हो चुका था कि ये कहते हैं सिर्फ दिल्ली से पालम तक था, दिल्ली से पालम तक, ठीक है ना। तो ये सारा हमारा क्लियर हो गया, मतलब हमने तुगलक वंश कंप्लीट पढ़ लिया। अब ये जो खिजर खां शासक बना है, ये जो खिजर खां शासक बना है अब दिल्ली का, ये क्या तुगलक वंश से ही रहेगा? भाई अब तो वंश चेंज हो गया है ना, जगह वही है लेकिन वंश चेंज हो गया। तो खिजर खां किस वंश का संस्थापक बना? सैयद वंश। याद करो वाली ट्रिक, गुलाब खिले तो सांस लो, है ना। सांस से क्या है? सैयद वंश। तो खिजर खां किस वंश की स्थापना होगी? सैयद वंश की स्थापना होगी, ठीक है ना। सैयद वंश की स्थापना होगी। इसमें आपको कुछ पढ़ना नहीं, इसमें कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता, बहुत छोटा सा चलाता है। 1414 से लेकर 1451 तक, 1414 से लेकर 1451 तक, ठीक है। कौन सा वंश आ गया अब? सैयद वंश। सैयद वंश, ठीक है। कब चला ये? 1414 से लेकर 1451 तक, ठीक है ना। इतना छोटा सा टाइम पीरियड तक चला था। संस्थापक कौन इसका? खिजर खां। बस अंतिम शासक देख लेते हैं, अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह। अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है ना। अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। तो फाइनली अब हमारा सिर्फ लोधी वंश पढ़ा है, लोधी वंश बचा है। लोधी वंश मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दूंगी, ठीक है। बहुत छोटा सा, उसमें भी सिर्फ 3 शासक ही पढ़ने हैं आपको। एक पहला बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, बस 3 शासक। वो भी छोटा सा ही वंश था। 1526 में वो खत्म हो जाएगा। कब से चलेगा फिर वो? 1451 से 1526 तक। 1526 में वो भी खत्म। 1526 में कौन आ जाएगा? बाबर आ जाएगा, ठीक है ना। 1526 में कौन आ जाएगा? बाबर आ जाएगा। इब्राहिम लोधी से युद्ध होगा, बाबर उसको जीत लेगा, फिर कौन सा? मुगल स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसके बीच में हम किसको छोड़ चुके हैं? जो हमने विजयनगर और बहमनी, ठीक है, उनको पहले पढ़ेंगे। क्लियर ना था ना? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। वीडियो थोड़ी अब मैं छोटी बनाऊंगी क्योंकि लंबी वीडियो पे मुझे लगता है कि बच्चे बोर हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ेंगे।